हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। हम पहले वीडियो में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र का विभाजन कर चुके हैं। भौतिक तौर पर अब दूसरा बड़ा क्षेत्र आता है अरावली का क्षेत्र, जिसका ये विस्तार हमारे मैप में नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे पहले हम अरावली का एक परिचय देख लेते हैं। अरावली है क्या, क्या उत्पत्ति, क्या विस्तार है इसका, उसका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। अरावली का ये जो क्षेत्र है, इसका निर्माण लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इस 650 मिलियन वर्ष पूर्व का भूगर्भिक दृष्टि से नाम दिया गया है प्री कैम्ब्रियन एज। प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर अरावली का निर्माण उत्पत्ति हुई है या निर्माण प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना। वर्तमान में अगर देखें तो विश्व के अंदर, अमेरिका के अंदर अल्पलासियन पर्वतमाला जो है वो अरावली के समान आयु की है। उसका भी निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अरावली के समान विश्व में और कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है अल्पलासियन पर्वतमाला जो अमेरिका के अंदर है। ठीक है ना। वर्तमान में इसका निर्माण रुक चुका है और ये अब धीमे धीमे क्षरण की ओर है, इसलिए यह केवल और केवल हमारे पास अवशिष्ट के तौर पर है। अब इसकी ऊंचाई किसी भी रूप से बढ़ना संभव नहीं है, अब धीमे धीमे इसकी ऊंचाई कम होगी। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जा सकता है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अक्षांश और देशांतरी विस्तार, सामान्य तौर पर अब परीक्षाओं में भौतिक क्षेत्रों के अक्षांश और देशांतरी विस्तारों के प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। तो देखिए 23-20 से 28-20 उत्तरी अक्षांश, अर्थात इसकी अक्षांश से विस्तार जो है वो 23-20 से शुरू होकर उत्तर में अंतिम इसका विस्तार आता है हमारे पास 28-20 उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तरी अक्षांश ही है। फिर विस्तार अगर पूरी देशांतरी विस्तार देखा जाए तो इस प्रकार से देशांतरी विस्तार आता है हमारे पास। तो इन देशांतरीय विस्तारों के बीच जो है वो 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है वो अरावली का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का पूरे क्षेत्रफल का लगभग 9.3% या राउंड फिगर में 9% भी ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, तो 9.3% क्षेत्र पूरे राजस्थान का ये कवर करती है। इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये दिशा जो है हमारे पास दक्षिण पश्चिम है और ये जाती है उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से इसका ओरिजिन गुजरात के पालनपुर जिले में खेड़ब्रह्म नाम की जगह से होता है। खेड़ब्रह्म जो है वो गुजरात का हिल स्टेशन है, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है और अंतिम रूप से ये समाप्त होती है दिल्ली का राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, रायसीना हिल्स, वहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है ना। तो विस्तार कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है ना। विस्तार किन किन राज्यों में है, तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। ध्यान रख लीजिएगा, हरियाणा शामिल होता है। इसके बाद अगर लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर जो है उसका 80% लगभग हो जाता है, जो कि राजस्थान में विस्तृत है। शेष जो है वो गुजरात और थोड़ा हरियाणा और दिल्ली राज्य में विस्तृत है। तो लगभग सारा विस्तार जो कहा जा सकता है वो राजस्थान में है। ठीक है ना। एवरेज अगर ये बात करें तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हमारे पास मैप में नज़र आ रहा है, अधिक चौड़ा दिख रहा है, पंजेनुमा क्षेत्र में है, ये सर्वाधिक चौड़ा क्षेत्र है। ठीक है ना। और बीच में इसका क्षेत्र सबसे कम है और उत्तर में थोड़ा विस्तार वापस हो जाता है। लेकिन अगर बात करें ऊंचाई की तो एवरेज ऊंचाई 900 और आपके पास 30 मीटर की एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। उसमें से भी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ही है, बाकी ऊंचाई जो है वो औसत से नीचे भी देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये जो है राजस्थान की 10% जनसंख्या को कंटेन करता है। राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। लगभग आदिवासी क्षेत्र की जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है ना। और 7 जिले जो है वो मुख्य तौर पर देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जिले जो हैं वो 7 जिले विस्तारित है। अगर ढंग से देखा जाए तो 7 जिलों में सबसे पहले आपके पास आता है नंबर 1 जिला, जिसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला कह सकते हैं, वो है सिरोही जिला। ठीक है ना। दूसरा जिला आता है आपके पास उदयपुर जिला। ठीक है ना, ये उदयपुर। तीसरा आता है आपके पास राजसमंद जिला, ये राजसमंद जिला है। चौथा आपके पास आता है अजमेर जिला, ये आपके पास अजमेर जिला आ जाता है, अजमेर। ठीक है। 5वां जिला आपके पास जयपुर और 6ठा जिला आपके पास दौसा और 7वां जिला आपके पास अलवर आ जाता है। ये 7 जिलों में मुख्य तौर पर विस्तार देखने को मिला है।
लेकिन इसका अन्य ज़िलों में भी विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। वो अन्य ज़िले आपके पास आते हैं शाखाओं के रूप में। डूंगरपुर, ये रहा आपके पास डूंगरपुर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपके पास बांसवाड़ा में भी, मैंने बोला ये पंजेनुमा विस्तार है, तो इसकी कुछ शाखाएं इधर भी गई हुई है, ठीक है ना। फिर चित्तौड़गढ़ में भी इसका विस्तार देखने को मिला है, और आपके पास भीलवाड़ा में भी इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से ये तो दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी क्षेत्र के ज़िले हैं। उत्तर पूर्व के अंदर अगर देखा जाए तो 2 ज़िले झुंझुनू और सीकर, इन ज़िलों में भी हमारे पास विस्तार देखने को मिला है, थोड़ा बहुत शाखाओं के रूप में अरावली, लेकिन मुख्य विस्तार नहीं है। तो कुल मिला के 7 ज़िले और 4 ज़िले, ये 11 ज़िलों में अरावली का टोटली विस्तार है। मुख्य तौर पर 7 ज़िलों में विस्तार है। अगर देखा जाए तो हमने इसका विभाजन जो किया है वो एक तो उत्तरी अरावली, एक हमारे पास मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली के रूप में किया है। उत्तरी अरावली हमारे पास जयपुर से लेकर खेतड़ी तक का पूरा इलाका जो है वो उत्तरी अरावली में शामिल आता है। मध्य अरावली में जयपुर से लेकर अजमेर तक का पूरा इलाका, ये अजमेर है, अजमेर तक का इलाका जो है लगभग इसमें शामिल होता है। और दक्षिणी अरावली का ये इलाका सारा का सारा जो अजमेर से लेकर माउंट आबू तक का पूरा और नीचे उदयपुर तक का ये पूरा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ये शामिल है। इसके बाद अब हम करेंगे इन तीनों विभाजनों का विस्तार रूप से डिस्कशन, ताकि पता चले कि किस में कौन सी चोटियाँ हैं और क्या भौतिक दशाएँ पाई जाती हैं। अरावली के विभाजन में सबसे पहला विभाजन आता है उत्तरी पूर्वी अरावली का क्षेत्र। ये क्षेत्र जो आता है वो उत्तरी पूर्वी अरावली का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र का हम विभाजन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से अलवर जिला, जयपुर जिला, दौसा जिले का कुछ भाग, सीकर जिले का कुछ भाग और झुंझुनू जिले का और कुछ नागौर जिले का भाग स्पर्श करता है। तो ये 6 जिले अरावली के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर विस्तार में समाहित होते हैं। सांभर झील से लेकर हरियाणा जिले तक के इसका पूरा विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ आती है, 2 शेखावाटी और तोरावाटी की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में आती है। फिर नीचे इधर जयपुर की पहाड़ियाँ और इधर अलवर की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। इन पहाड़ियों के अंदर सामान्य तौर पर 2 प्रकार की शैलें पाई जाती है, एक तो क्वार्टजाइट आपके पास और दूसरा फायोलाइट। यही सामान्य तौर पर यहाँ पर बहुलता से देखने को मिलता है। तो खनिजों के मामले में भी हमें पता चलना चाहिए कि कौन से प्रकार की शैलें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ अरावली की ऊंचाई जो है सामान्य तौर पर इतनी नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, यहाँ पर आते आते बहुत कम ऊंचाई बच जाती है। एवरेज 450 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है, और यूँ यहाँ पर 450 से 700 मीटर तक की पहाड़ी चोटियाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊंची चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सीकर के अंदर है। मैंने यहाँ पर चोटियों का क्रम दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर 14 चोटियाँ जो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में आती है उनका नाम थोड़ा सा समझदारी के साथ जोड़ के देखें। मैं ट्रिक की बात नहीं करूँगा, एक लिंक बनाए रखें। रघु, भगवान रघुनाथ का मंदिर सीकर के अंदर है, ठीक है ना। सन 1055 में बना है, ठीक है ना। 1055 मीटर ऊंची है। दूसरी आती है खो। जयपुर बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पर कोई भी खो सकता है, ठीक है ना। 920 मीटर ऊंची है। तीसरा भैरू का बहुत बड़ा मंदिर अलवर में है। भैराच चोटी जो है वो 792 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। 792 मीटर ये ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। और 7 के आगे 1 कम कर देंगे 692, तो ये अरावली की लंबाई हो जाती है। तो भैरू 792 अलवर के अंदर है, ठीक है ना। फिर आता है बरवाड़ा। बरवाड़ा 786। बरवाड़ा में ये मान के चलो कोई एक दरगाह है जहाँ पर 786 लिखा हुआ है, जयपुर के अंदर है। तो बरवाड़ा 786 जयपुर के अंदर है। बम्बई, चींटियों की बाम्बी जो है वो झुंझुनू क्षेत्र, ये झुंझुनू क्षेत्र है आपके पास, यहाँ पर देखने को मिलती है चींटियों की बाम्बी, झुंझुनू के अंदर 780। बिलाली, बिल्ली जो है वो अलवर के अंदर बहुत ज़्यादा है, 775 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है मनोहरपुरा। ये क्षेत्र भी है जयपुर के अंदर, मनोहरपुरा का थाना नाम की किला भी है, जयपुर का बहुत फेमस किला है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इतिहास में भी है। बैराट जयपुर में स्थापित है, 704 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है ना। बैराट आपके जनपदकालीन क्षेत्र है, मौर्यकालीन प्रमाण देखने को मिले हैं, लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंदर चोटी है सरिस्का नाम की, 677, ये अलवर में है, सभी को पता है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। सिरावास अलवर के अंदर है, इसी के पास सरिस्का के पास ही सिरावास नाम की चोटी है, 651 मीटर ऊंची है। फिर आता है आपके पास भयानक भूतिया किला, अलवर का भानगढ़ का किला, जो 649 मीटर ऊंची चोटी है। भानगढ़ सभी को पता है, भानगढ़ का किला अलवर के अंदर है। जयगढ़ जो आपके पास जयपुर में है, बताने की आवश्यकता नहीं है, 648 मीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर ऊंची है भानगढ़,
जो है जयगढ़ की चोटी से केवल 1 मीटर 648, 649, 648। फिर आता है 600 में एक कम नाहरगढ़, 600 पूरा नहीं हो रहा था, एक कम हो गया 599। नाहरगढ़ सभी को पता है जयपुर में है। और बालागढ़ की चोटी, भानगढ़, बालागढ़, ठीक है ना, ये दोनों अपने आप में गढ़ नाम है, तो छोटे गढ़ गढ़िया भी यहाँ पर है। अलवर के अंदर 597, इससे 2 कम है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख चोटियाँ हैं जो आप लिंक के आधार पर याद रख सकते हैं। बनास इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और बनास की सहायक नदियों में बाणगंगा आती है, धुंध आती है और आपके पास बांडी नदी आती है। बांडी का नाम आप बहुत बार सुनते हैं, राजस्थान में हर क्षेत्र में बांडी, बांडी का मतलब बदमाश या फिर जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो नदियों की वजह से इनका नाम लोकली इस प्रकार से सांस्कृतिक नाम की वजह से पड़ा है। तो बांडी एक नहीं, कई सारी बांडी नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। ये आता है अरावली का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। फिर आएगा अब अरावली का मध्य क्षेत्र। अरावली का दूसरा हिस्सा आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो लगभग ये क्षेत्र पाया जाता है। इस अगर क्षेत्र का विस्तार देखा जाए तो जयपुर से लेकर राजसमंद तक का इसका विस्तार है। और राजसमंद में भी देवगढ़ तहसील जहाँ से बनास नदी का प्रारंभ होता है, वहाँ से यहाँ तक जयपुर से लेकर देवगढ़ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इधर यहाँ पर करौली के आसपास वाले ज़िले इसका है ना बॉर्डर बनाते हैं। सांबर झील का इसका बॉर्डर बनता है। एवरेज ऊंचाई इस क्षेत्र की जो है वो 700 मीटर है, लेकिन फिर भी कई जगह कुछ ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। 30 से लगभग 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई वाला ये इलाका है। तारागढ़ इनकी मुख्य चोटी के रूप में गिनी जाती है, हालांकि ये सबसे बड़ी चोटी मध्य अरावली की नहीं है। नाग पहाड़ 795 मीटर जो हमारे पास अजमेर के अंदर पश्चिमी भाग के अंदर है। और उसकी विशेषता ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने इस मध्य अरावली के अंदर भी यहाँ से लेकर कुछ विभाजन किए हैं, जिसमें पहला किया है मेरवाड़ा की आपके पास पहाड़ियाँ, मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ का उच्च पठार के बीच का विभाजन करने वाली जो है वो हमारे पास मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। तारागढ़ इन पहाड़ियों की सबसे अच्छी या सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। पश्चिम के अंदर इसका मैंने नाग पहाड़ बताया था, और नाग पहाड़ वही जहाँ से सागरमती नदी का उद्गम होता है, और यही सागरमती आगे गोविंदगढ़ में जाकर जो है सरस्वती से मिलकर लूणी नदी बनाती है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का है वो एवरेज कम ऊंचाई वाला है, 550 मीटर ऊंचाई वाला। फिर आता है इधर थोड़ा सा ऊपर जाने पर शेखावाटी की पहाड़ियाँ, निम्न पहाड़ियाँ हैं। सांबर के आसपास का वाला इलाका झुंझुनू के सिंघाना तक को टच करती है पहाड़ियाँ बिखराव के रूप में, ठीक है ना। फिर इनकी चोटियों की बात करते हैं। मध्य अरावली की चोटियों के अंदर हमारे पास गोरमजी की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर ऊंची, अजमेर के अंदर है। मायराजे की चोटी 933 मीटर है, ये भी इस अजमेर में है। तारागढ़ 870, अजमेरगढ़, नाग पहाड़ 795 मीटर, जहाँ से मैंने अभी बताया नदी का उद्गम होता है, ये भी अजमेर के अंदर। और कुछ इसमें दर्रे भी है जो हम आगे भौतिक विभाग में पढ़ेंगे। झीलवाड़ा का दर्रा, पीपली का दर्रा, अरनिया का दर्रा, कछवाड़ी का दर्रा। और इनमें से भी 5 दर्रे ब्यावर के प्रसिद्ध है। ब्यावर के बर का दर्रा, शिवपुर घाट का दर्रा, देबारी का दर्रा और सुरा घाट का दर्रा। इन दर्रों का हम विशेष से अध्ययन बाद में दर्रों के विषय के अंदर टॉपिक में करेंगे। ये अरावली का मध्य विस्तार है। फिर आता है अरावली का दक्षिणी विस्तार। बात करते हैं अगले विभाजन की, अरावली का दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी भाग जो है वो अरावली का मुख्य तौर पर उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद में है। इसके अलावा सिरोही जिले के अंदर, कुछ राजस्थान के पाली जिले के अंदर और साथ साथ में चित्तौड़गढ़ जिले में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। एवरेज इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, क्योंकि राजस्थान के अरावली के विस्तार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र दक्षिणी अरावली ही है। और नदियों का जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जितने भी नदियां बहती है उनका उद्गम स्थल अगर कहा जाए तो दक्षिणी अरावली है। यहाँ तक कि गुजरात के अंदर बहने वाली कुछ नदियों का उद्गम भी दक्षिणी अरावली है। विभाजन के आधार पर हम इसका 2 टुकड़े करेंगे। एक तो मेवाड़ का ये क्षेत्र जो आता है, जो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश जिसमें राजसमंद जिला और काफ़ी सारा हमारे पास भोराट का पठार का क्षेत्र शामिल है। और दूसरा हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र जो है वो आता है आबू का पर्वतखंड, जिसे हम सिरोही जिले के अंदर शामिल करेंगे। तो 2 जिले देखे जाएंगे, क्योंकि आबू पर्वतखंड अपने आप में अलग एक प्रकार की विशेषता रखता है। हम पहला बात करते हैं मेवाड़ का। ये क्षेत्र जो आता है लगभग जो उदयपुर के उत्तर पूर्व से लेकर राजसमंद जिला और थोड़ा बहुत डूंगरपुर का आता है, ये सारा का सारा जो है हमारे पास मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट के पठार में शामिल है। क्या विशेषता रही है देखते हैं। सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी महान
विभाजक जल रेखा, हमें ये ध्यान होना चाहिए क्योंकि अरावली पर्वतखंड से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों का विभाजन जो है वो राजस्थान के इस क्षेत्र से ही होता है मुख्य तौर पर। तो भोराट के पठार के दक्षिणी छोर से अरब सागर से जाने वाली नदियां अलग हो जाती है, इसी खंड से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का अलग प्रवाह क्रम आता है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का ये उच्च पठार है जो जल विभाजक का काम करता है। कुंभलगढ़ हमें पता है पाली जिले के समाप्ति के बाद राजसमंद के अंदर आता है और गोगुंदा जो है हमारे पास राजसमंद जिले से उदयपुर की ओर जाने पर आता है। इसके बीच वाला जो पठारी हिस्सा है जो राजस्थान का सबसे ऊंचे पठारों में उड़िया के पठार के बाद और आबू के पठार के बाद तीसरे में आता है भोराट का पठार जो लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। और ये पठारी क्षेत्र जो है वो जल विभाजन का भी काम करता है और पठार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पठार इसे माना जाता है। ये पठारी क्षेत्र जो है हमारे पास जल विभाजन का काम करेगा। दूसरा, कई सारी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके पश्चिमी हिस्से से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर की और पूर्वी हिस्से से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है और आपको पता है बनास नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। इसके अलावा इसका अगर ढंग से सामान्य तौर पर ऊंचाई देखी जाए तो पठार की ऊंचाई 1225 के आसपास और कुछ चोटियों की ऊंचाई 1300 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। कुंभलगढ़ के आसपास की चोटियाँ 1300 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। आबू के अलावा भारत पूरे राजस्थान के अंदर अगर कोई ऊंचा पर्वतखंड है तो भोराट का पठार है, ठीक है। और अभी पर्यटन के क्षेत्र में सबसे उभरता हुआ है सिरोही के क्षेत्र में। यहाँ पर अगर ढंग से देखा जाए तो यही सिरोही का क्षेत्र है और सिरोही के इस पश्चिमी भाग के अंदर, सिरोही के इस पश्चिमी भाग में आबू पर्वतखंड को छोड़ देते हैं तो इस पश्चिमी भाग के अंदर इसके पूर्वी किनारे पर जो उबड़ खाबड़ पठार है, ठीक है ना, वो भाकर कहलाते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर उदयपुर के अंदर जाके देखें तो आगे जो राजसमंद से नदियाँ निकल कर जाती है और जयसमंद झील में गिरती है तो जयसमंद झील के पूर्वी हिस्से के अंदर वहाँ जो नदियाँ जयसमंद में प्रवाहित होती है उस नदियों के द्वारा आसपास का पठारी क्षेत्र काट छांट दिया गया है और काट छांट से कटा फटा क्षेत्र जो है वो लाचड़िया का पठार कहलाता है जो हमारे पास जयसमंद झील के पास वाले क्षेत्रों में पड़ता है। इसके अलावा उदयपुर के झीलों के आसपास जो नदियां आके गिरती है झीलों के अंदर तो नदी बेसिनों के अंदर तस्तरी नुमा जो पठार पहाड़ों के बीच मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, गिरवा। तो ये हमारे पास आता है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश जिसका हमारे पास विभाजन है। दूसरा विभाजन आएगा आबू पर्वतखंड। तो अगला क्षेत्र है मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश के बाद आता है आबू पर्वतखंड। ये लगभग वाला पूरा क्षेत्र आबू पर्वतखंड के रूप में आता है और इसमें सिरोही के अलावा जालोर और कुछ हिस्सा बाड़मेर तक जाता है। हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आबू पर्वतखंड की बात की जाए तो ये लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। औसत ऊंचाई सर्वाधिक है राजस्थान में, इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, सर्वाधिक सघनता में है, ठीक है। संपूर्ण चट्टानी भागों को अगर भौगर्भिक रचना के आधार पर देखा जाए तो ये सारी की सारी चट्टानें ग्रेनाइट कैटेगरी की है जिसका जालोर तक प्रभाव देखने को मिला है और जालोर ग्रेनाइट सिटी में आता है। दूसरा, सैलों के अंदर इनको बैथोलित प्रकार के चट्टानें बोलते हैं, उभरी हुई चट्टानें। और दूसरा, ये एक प्रकार के चट्टानों के स्थलाकृति के रूप में इंसेल वर्ग के रूप में है। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, वर्तमान में पूछा जा सकता है आगे कभी भी। आबू पर्वतखंड की चट्टानें बैथोलिक प्रकार की है और स्थलाकृति के रूप में ये इंसेल वर्ग चट्टानों की कैटेगरी में आता है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आबू के अंदर, आबू गुरु शिखर से ठीक नीचे जो पठार है वो उड़िया पठार है। याद रखिएगा, आबू का पठार जो है, आबू शहर का पठार अलग है और उड़िया पठार जो है वो आबू पर्वतखंड के ठीक गुरु शिखर के नीचे वाला है जिसकी एवरेज ऊंचाई 360 मीटर है और गुरु शिखर की ऊंचाई हमें पता है 1722। याद रखने का तरीका 1727 जयपुर का स्थापना दिवस, उससे 5 कम कर देंगे तो आबू की पर्वत की गुरु शिखर की ऊंचाई आ जाएगी। अगर फिट में आ जाए तो 5650 फीट ऊंचा है। फिट में आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखना जरूरी है। ढंग से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ऐसी कोई चोटी नहीं आती है जो 1722 मीटर ऊंची है। तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट के बाद में नीलगिरी की अन्नामाला की पहाड़ियों तक के बीच में सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर की चोटी है 1722 मीटर, ठीक है ना। पश्चिमी श्रेणियों के अंदर यहाँ पर हमारे पास 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगर सिरोही की पहाड़ियों के उधर चले जाएं जालोर और उसके बाद आगे बाड़मेर तो यहाँ पर बालोतरा क्षेत्र के अंदर 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये भी पहाड़ियाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं,
ठीक है ना। और इन 56 की पहाड़ियों में ही जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल जो है सिवाना पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। वो नाकोड़ा पर्वत के रूप में है, जिसको जैन तीर्थ भगवान भैरव के डैडी के इसके रूप में यहाँ पे मंदिर बनाया गया है जैन समाज का। इसके अलावा यहाँ पर एक बूंदी के अंदर, ये तो सारे विभाजन जो हमारे पास पश्चिम में आ गया, तो इसका कोई ज़्यादा विस्तार नहीं है। मुख्य रूप से आबू पर्वतखंड है और आबू पर्वतखंड के अंदर शिखरों के बारे में हम जस्ट आगे देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बूंदी के आसपास झीलों के अंदर इधर थोड़ा विस्तार आबू का यदि पंजे के रूप में विभाजन के शेप में देखा जाए तो बूंदी के अंदर आडावल पर्वत आता है, ठीक है ना। आबू पर्वतखंड जो है ये रहा और आडावल पर्वत जो है वो आता है बूंदी के अंदर। इसके अलावा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा के अंदर, वर्तमान में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कोटा और बूंदी के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएँ आबू की बिखरी पड़ी है उनकी चोटियों के नाम बता सकते हैं, वहाँ की भूगर्भिक और वहाँ की वन्य जीव वेजिटेशन के बारे में कई प्रश्न बनते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आडावल पर्वत और उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ये क्षेत्र जो है ये मगरा क्षेत्र कहलाता है, ये मगरा क्षेत्र है। दूसरा आपके पास मुकुंदरा की पहाड़ी है, जिसका मैंने बताया कि कोटा और झालावाड़ के बीच वाला क्षेत्र, कोटा और झालावाड़ का ये जो इलाका है आपके पास, ये जो इलाका है ये मुकुंदरा पहाड़ियों का इलाका है, ठीक है ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये वाला क्षेत्र जहाँ पर मैसा का पठार है और प्रसिद्ध किला जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसी पठार के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर प्रमुख जो चोटियाँ हैं वो कौन सी है और अरावली का महत्व क्या है। तो अब आती है अरावली की चोटियों का क्रम, थोड़ा ध्यान से रखिए, कुछ नया है। अरावली की मैं 10 चोटियों के बारे में अवरोही क्रम में बताने वाला हूँ, बड़ी से छोटी चोटियाँ, ठीक है। ध्यान रखिए कोटेशन, गुरु से देवता जग में अचल हो तो अब कुंभ पाप धोने ऋषिकेश क्यों जाए। गुरु का मतलब गुरु शिखर, शे का मतलब शेर, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास देवता और फिर जग, ठीक है ना, देलवाड़ा की और फिर जरगा की, फिर अचलगढ़ आपके पास, फिर आबू चोटी, फिर कुंभलगढ़ चोटी, पाप धोने छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ऋषिकेश चोटी और क्यों से कमलनाथ। ये चोटियों का क्रम ध्यान रखिए, ये क्रम नया है, जरगा का संदर्भ में पुराना वाला लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कई प्रकार के दर्रे आते हैं, झीलवा का दर्रा, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा झीलवा की नाल, ठीक है, जहाँ से बांडी नदी का उद्गम होता है। हाथीगुड़ा की नाल, कुंभलगढ़ का किला इसी नाल के किनारे बना हुआ है, ठीक है। और एक प्रकार का संकटकालीन रास्ता भी था। देसूरी का घाट मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला रास्ता है। सोमेश्वर की नाल ये भी मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है। और बर का दर्रा जोधपुर और अजमेर को जोड़ने का काम करता है। तो अरावली का बहुत महत्व है, काफ़ी सारा हम देखें तो प्राकृतिक रूप से अरावली ने हमारा बहुत सारा संरक्षण भी किया है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें तो हमारे पास अरावली से खूब सारे लाभ है, क्योंकि राजस्थान के जितने खनिज मिलते हैं उसका 70% खनिज जो है वो अरावली से प्राप्त होता है। मैक्सिमम वेराइटी टाइप्स ऑफ मिनरल्स सबसे ज़्यादा अरावली से प्राप्त होते हैं। राजस्थान को इस अरावली के कारण ही खनिजों का अजैब घर कहते हैं। जल विभाजक का काम मैंने बताया था कि यहाँ भोराट के पठार का दक्षिणी छोर जो है वही एक प्रकार से जल विभाजक का काम करता है। इधर अरब सागरीय प्रवाहक्रम बन जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी का प्रवाहक्रम बन जाता है। तो ये बहुत बड़े जल विभाजक का काम करता है। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण के लिए एक प्रकार का दीवार का काम करता है। तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा नहीं हुआ है, हालांकि बीच में वर्तमान में काट छाट हो जाने की वजह से, अर्थात माइनिंग बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जयपुर तक रेत उड़कर आने वाले प्रमाण मिले हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मरुस्थलीकरण के लिए हम एक प्रकार से इसको दीवार के रूप में मान सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है वर्षा में सहायक। देखिए ध्यान रखिए, वर्षा में सहायक केवल दक्षिणी पूर्वी मानसून की बात कर सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तो ये समानांतर है, तो ये यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं तो यूँ चली जाएगी और उत्तर भारत में जाके वर्षा करेगी। तो अरब सागरीय मानसून से कोई लाभ नहीं होने वाला अरावली को। केवल दक्षिणी छोर जो पंजे के शेप में फैला हुआ है, इस छोर में सघन बारिश होती है अरब सागरीय मानसून से, क्योंकि ये 1000 मीटर ऊंचाई से भी ज़्यादा एवरेज ऊंचा है, इसलिए यहाँ रेनफॉल हो सकता है। लेकिन राजस्थान के इस क्षेत्र को किसी प्रकार का कोई फायदा अरब सागरीय मानसून से प्रत्यक्ष तौर पे नहीं मिलता है, और यहाँ पर ये इसके समांतर ऊपर जाकर बारिश करता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जो है उसके लिए बेरियर का काम करता है, और पूर्वी राजस्थान में सघन वर्षा कराने में बहुत बड़ा योगदान अरावली पर्वतमाला का है। वन्य जीवों का संरक्षण के अंदर आपको पता है कि इस पहाड़ी श्रृंखला के अंदर कई जगह पर अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा माउंट आबू का क्षेत्र जो है, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य ही इसका नाम है, इको फ्रोजाइल जोन में है।
बहुत सारे वन्य जीवों का संरक्षण का एक प्राकृतिक आवास है। कई प्रकार के पेड़ पौधों के लिए, एक प्रकार के नेचुरल वेजिटेशंस के लिए डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बेस यहाँ पर है। तो प्रकृति को बैलेंस करने में सबसे बड़ा योगदान राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला देती है। और दूसरा, यहाँ से कई सारी नदियों का पूर्वी क्षेत्र में और कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में उद्गम होता है। तो पहाड़ों से लाई गई जो खनिज युक्त मिट्टी है वो उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र जो है वो अरावली और अरावली के आसपास से लाई गई नदियों का एक प्रकार का उपजाऊ मैदान है, जो राजस्थान के अंदर उत्पादन में बहुत बड़ा सहयोग देता है। तो ये होता है राजस्थान का अरावली क्षेत्र पूरा। अगला वीडियो में राजस्थान का पूर्वी मैदान और राजस्थान का दक्षिणी पठारी क्षेत्र करके हम राजस्थान का भौतिक भाग पूरा करेंगे।